वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो प्राचीन इतिहास नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम आया है उसके अनुसार प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है चैप्टर 1 का भारतीय संस्कृति। मतलब कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो है स्रोत, अर्थात जो प्राचीन इतिहास को हम जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, तो वो हमको कहाँ कहाँ से जो है सोर्सेस प्राप्त होते हैं, उनसे हम प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। इसी प्रकार से चैप्टर 2, 3, 4 इस प्रकार से देने का प्रयास रहेगा। हालांकि पेपर नज़दीक है, इसीलिए चैप्टर 1 अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद में मतलब पेपर के बाद में क्या, अगर मैं जो है बताता रहूँगा आपको, लेकिन मैं एक महासंग्राम जो है वीडियो लाने वाला हूँ, महासंग्राम उस पर लिखा रहेगा। और महासंग्राम वाला लाइव सेशन जो है उसमें मैं पूरे की पूरे वीडियो में मतलब पूरा का पूरा सेशन जो है एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। पूरा का पूरा पेपर अर्थात रिवीजन वीडियो एक प्रकार से बोल लीजिए। और उसको अगर आप परीक्षा के अंत समय में देख करके जाएंगे तो आपको अच्छा एक प्रकार से बेनिफिट होगा और अच्छे तरीके से आप जो है नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो आज ये बात करते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1, और समझते हैं कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे हमको पढ़ने होते हैं, कैसे प्रश्न बन सकता है चैप्टर 1 से, और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए। चलिए आपके सामने यहाँ पर जो है प्रस्तुत है सारी चीज़ें। यहाँ पर देखेंगे प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत। तो आप जान लीजिए कि एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों की जो है एक प्रकार से क्या करेंगे, विवेचना करिए। या फिर आपसे पूछे साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। किसी प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत, तो ऐतिहासिक स्रोत में ही पुरातात्विक और जो है आपके साहित्यिक स्रोत आ जाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो है क्या क्या स्रोत हैं। स्रोत माने होता है कि कैसे हमको किन किन चीज़ों से हमको जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसमें लेखन कला का विकास हो चुका था, साथ ही साथ मानव सभ्य बन गया था। और इसके साथ प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वो अस्पष्ट हैं और या फिर उनकी गूढ़ लिपि है। तो इसके कारण से उसका अर्थ निकालना भी लोगों के लिए कठिन हो गया, इतिहासकारों के लिए कठिन हो गया। और विद्वानों ने जो है यह काल आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से बोला कि ये काल जो है जिसके मतलब जहाँ से हमको लिखित अक्षर तो मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल लोगों ने कहा। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग करते हैं। तो प्राचीन संस्कृति के स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, और वो क्या क्या है। पहला तो क्या है, पुरातात्विक स्रोत। अर्थात पुरातत्व में होता है एक प्रकार से ऐसे स्रोत जो कि अवशेषों से हमको मिले हों। और पुरातत्व में जैसे कि जो है जैसे मुद्राएं हो गई मिले हमको, स्मारक हो गया, अवशेष हो गए, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्र हो गई, इन सभी से हम पता लगा लें कि हाँ उस समय क्या क्या चीज़ें रही होंगी। और एक होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि वैदिक साहित्य में जैसे कि वेद था, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी से जानकारी मिलती है। सूत्र साहित्य में आप देखेंगे तो जैसे कि जो है तमाम सारे सूत्र हो गए, जैसे कि स्रोत सूत्र हो गया, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, इन सभी सूत्रों से भी हमको जानकारी मिलती है। और उसके बाद में महाकाव्य में जैसे कि रामायण, महाभारत, इन सभी से भी हमको जानकारी उस समय के समाज के बारे में होती है, उसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। आपके पेपर का नाम है, हमने पेपर का नाम नहीं बताया आपको प्राचीन इतिहास का, पेपर का नाम है भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। भारत एवं प्राचीन की विश्व मतलब भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, तो उसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो दो प्रकार के स्रोत यहाँ पर समझेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत। पहला क्या, पुरातात्विक स्रोत, तो दूसरा क्या, साहित्यिक स्रोत। हमने बता दिया क्या क्या होते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो वर्तमान समय में पुरातत्व का श्रेय काफ़ी व्यापक हो गया है, मतलब कि बड़ा हो गया है। पुरातत्व में एक प्रकार से उसका क्षेत्र बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका स्कोप। यह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई जो है सामग्रियाँ हैं, जो वस्तुएँ हैं जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई हैं, उनका खुदाई करके प्राचीन काल के लोग मतलब उनकी हम खुदाई करते हैं जो वस्तुएँ दबी हुई हैं, और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान जो है उस समय कैसा रहा
रहा होगा उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक व्यक्ति हैं जो है गार्डन चाइल्ड, और वो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के जो है क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातत्व की परिभाषा देते हुए गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही क्या है, पुरातत्व है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और वहीं बीबी लाल महोदय कहते हैं, बीबी लाल क्या कहते हैं भाई, इनकी भी एक प्रकार से कोटेशन को ध्यान रखेंगे। बीबी लाल कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा होती है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को क्या करती है, व्याख्यायित करती है। मतलब कि पुरातत्व विज्ञान जो होता है, पुरातत्व विज्ञान की एक शाखा है, और कैसी शाखा है कि जो अतीत की, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो प्राचीन चीज़ें हैं, उनकी मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। मतलब कि जो उस समय अतीत के जो मानव रहे हैं, अर्थात हमसे जो पहले मानव सभ्यताएं रही हैं, मानव बस्तियां रही हैं, उनके बारे में हमको जानकारी देती हैं, उनके बारे में हमको व्याख्या करती हैं उनकी। यही बात जो है बीबी लाल महोदय बताते हैं। आगे देखें, पुरातत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, आप लिखेंगे, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, जैसे कि सामाजिक क्रियाकलाप हो गए, आर्थिक क्रियाकलाप हो गए, आपके राजनीतिक क्रियाकलाप हो गए, और धार्मिक क्रियाकलाप हो गए, इन सभी का अध्ययन भी हम लोग सम्मिलित करते हैं पुरातत्व के अंतर्गत। ओके, साथ ही साथ मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यायित करने का प्रमुख साधन पुरातत्व को माना जाता है। अतः पुरातत्व जो है, पुरातत्व के अध्ययन में, अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत, उसके स्कोप के अंतर्गत हम संस्कृति की भी व्याख्या, मतलब संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सापेक्षिक रूप से जो है अधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख विधा, मुद्राएं, स्मारक अवशेष, मृदभांड, मूर्तियां, चित्र आदि आते हैं। मतलब अगर हमको किसी जो है प्राचीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करके उस समय के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, तो बातें हैं। तो पहली कीजिए क्या कि मुद्रा, अगर हमको वहाँ की जो छपी हुई जो सिक्के वगैरह हैं, तो उनके बारे में जानकारी मिल जाए, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ जो है उस समय का समाज कैसा रहा होगा। मुद्राओं पे उस समय के शासक की मुद्राएं, मतलब शासक का फोटो छपा होगा, और इस प्रकार से कुछ ना कुछ मोहर लगी होती थी ताकि मुद्रा का पहचान हो सके कुछ उन धातुओं पर। स्मारक भी जो है ये प्रकार से, इनकी भी एक प्रकार से स्मारक का हम लोग क्या करते हैं, स्मारक मिलते हैं तो कार्बन डेटिंग वगैरह किया जाता है। अवशेष बहुत सारे मिलते हैं, मृदभांड, मिट्टियों के बर्तन मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, चित्र मिलते हैं, इन सभी के माध्यम से हम जो है पता लगा लेते हैं। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अभिलेख, अभिलेखों के माध्यम से हमको कैसे पता चलता है कि आखिरकार उस समय जो है क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, आइए देखते हैं। शिला पर लिखे गए जो है अभिलेख को हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। तो अभिलेख माने होता है कि अभिलेख माने क्या होता है, कोई लिखा हुआ, किसी के द्वारा लिखाया गया जो एक प्रकार से जो अभी तक चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो शिला पर लिखे अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे स्तंभ पर कोई लेख लिखा है तो उसको क्या कहते हैं, जो है स्तंभलेख कहते हैं। ताम्रपत्र पर कोई लिखा हो तो उसको ताम्रपत्र लेख कहते हैं। मूर्ति लेख पर लिखा हो तो उसको मूर्ति लेख पत्र, मतलब मूर्ति लेख अभिलेख कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतया पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा समझते हैं कौन सी है, पाली प्रकृत अभ्रंश। तो संस्कृत सबसे पहले जो भाषा है ना, भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है, जो आम जनमानस में बोला जाने लगा, वो जो है संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा बनी है, पाली भाषा बनी है। ठीक है, पाली के बाद में पाली का जो है बिगड़ा रूप क्या बन गया, प्राकृत बन गया। प्राकृत का बिगड़ा रूप जो हो गया वो अभ्रंश बन गया, और अभ्रंश के बाद में फिर एक भाषा बनी अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद में जो आपके सामने लिखी हुई भाषा अर्थात हिंदी भाषा का विकास होता है। ठीक, तो पाली जो अभिलेख मिले हमको, पाली भाषाओं में मिले हैं, या तो प्राकृत में मिले हैं, या फिर संस्कृत में ही मिले हैं। ठीक, कुछ अभिलेख जो है तमिल भाषा में मिले हैं, मलयालम में भी मिले हैं, और कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी हमको कुछ अभिलेख मिले हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है, और जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। लिपि क्या होती है भाई, लिपि माने होता है लिखने का तरीका। ओके, लिपि माने लिखने का तरीका। भाषा जो होती है, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का शब्द है मान लेते हैं राम।
राम क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन और इसको हमने लिखा किस में है, ये यही राम है। रा ऐसे ही क्यों बनता है, माँ ऐसे ही क्यों बनता है, ये चीज़ होता है कि रा ये ऐसे बनेगा, माँ ऐसे बनेगा, ये लिपि होती है। अर्थात जैसे हिंदी में रा जो है राम यहाँ पर हमने लिखा, और अंग्रेजी में हमने ऐसे राम लिखा। ये देखिए ये राम हमने लिखा, ये लिपि दूसरी लिपि में है, लिखा ये भी राम है, ये भी राम लिखा है, लेकिन यहाँ पर आर का मतलब जो है रा से ले आता है, और यहीं पर यहाँ पर इसका मतलब लिया जाता है। ठीक, ए यहाँ पर लगा तो इसको इसके जगह पर ये लगा है, माँ के जगह पर यहाँ पर यम है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भाषा हिंदी है वो देवनागरी लिपि में है। ये जो राम हमने लिखा है ये देवनागरी लिपि में लिखा है, और ये जो राम लिखा है ये रोमन शैली में लिखा है, रोमन लिपि में लिखा है। ठीक, तो समझ गई बातें। तो लिखा दोनों का मतलब एक ही है, दोनों चीज़ें एक भी हैं, लेकिन लिपि का अंतर है इनमें। भाषा ये हिंदी भाषा का ही शब्द है राम। ठीक है, राम ये भी हिंदी की भाषा का, लेकिन ये लिखा है रोमन लिपि में, और ये लिखा है आपका कौन सी लिपि में, जो है देवनागरी लिपि में। ठीक, तो लिपि वो होती है। तो जो ब्राह्मी लिपि थी और जो खरोष्टी लिपि थी, तो इन दोनों लिपियों में हमें जो है क्या मिले हैं, तो ब्राह्मी और जो है जो है कुछ अभिलेख खरोष्टी में मिले हैं, ज़्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में हमको मिले हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे कि जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने के जो है स्रोतों में जो अभिलेख मिले हैं उनमें उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो किस लिपि का, अधिकतर तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। कुछ में क्या हुआ था भाई, खरोष्टी लिपि का प्रयोग। तो कुछ विदेशी अभिलेखों में भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर में जो है बोगाज कोई एक अभिलेख, मतलब बोगाज का कोई अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है पारसी पोलस तथा जो है नक्शे रुस्तक के अभिलेखों से प्राचीन भारत तथा ईरान के पारंपरिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए मतलब कि डाला गया है। ओके, तो कुछ विदेशों में भी अभिलेख हमको मिले हैं जो कि भारत के बारे में बताते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर अगला है स्मारक। स्मारकों के से हमको कैसे पता चलता है, स्मारक क्या होते हैं भाई, प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं जो है भग्नावशेष, जो भग्नावशेष हैं उनका मतलब उनका भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यद्यपि स्मारक राजनीतिक स्थिति पर तो विशेष प्रकाश नहीं डाल पाते हैं, किंतु क्या होता है भाई, इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारक तत्कालीन धर्म और आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी हमको देते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से संभवतः विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी का सभ्यता का जो है पता चलता है, और उसमें बहुत सारे मंदिर, स्तूप और ये सब स्मारक मिले हैं, जिसके बारे मतलब जिसका अध्ययन करके हम मशीनों से के माध्यम से हम उस समय के बारे में चीज़ें जानकारी मतलब जो है पता कर सकते हैं और जान सकते हैं। आगे है मुद्राएं। मुद्राएं कैसे पता लगाते हैं भाई, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा, तो मुद्राओं को देखें। प्राचीन भारत में मतलब प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का भी विशिष्ट स्थान है, मतलब ठीक ठाक स्थान है। मुद्राएं तत्कालिक, मतलब तत्कालीन माने होता है कि उस समय के जो एक प्रकार से चीज़ें हैं, तो उस समय की तत्कालिक राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक इन सभी स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती हैं मुद्राएं। और एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है बीजी गोखले। क्या नाम है, बीजी गोखले। और बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सिक्के अत्यंत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्रायः असंभव होती है। तो इसलिए क्या है, मुद्राएं जो होती हैं एक स्रोत के रूप में होती हैं, जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। अगला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में तो हरियाणा के एक स्थान पर जो है भगवानपुरा एवं पंजाब की 3 जगहों की खुदाई से चित्रित मृदभांड अर्थात जो है GW अवशेष लौह वस्तुओं की अनुपस्थिति में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः गंगा यमुना दुआब, मतलब दुआब माने होता है कि गंगा, 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसी को दुआब कहते हैं। जैसे गंगा नदी बह रही है, यहीं पर आकर के ये यमुना जो होती है इधर से यहाँ पर मिल जाती है। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये वाला ज़मीन वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, दुआब कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सामान्यतः गंगा यमुना दुआब एवं उसके पूरब की ओर उत्खनित जो स्थानों में दोनों साथ साथ क्या होता है, पाए जाते हैं। प्रतीत होता है कि ये जो है स्थल लौह पूर्व अवस्था वाले चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जो है मृदभांड जो है वहीं पर मिले हैं। आगे देखते हैं, उपयुक्त उत्खनित स्थलों से अनाज भी अपर्याप्त रहा है, जबकि पशु अस्थियाँ बड़ी मात्रा में मिले हैं। यह बस्ती ऋग्वेद में वर्णित पशु केंद्रित संस्कृति की पुष्टि करती जान पड़ती है।
पुरातत्वविदों ने इन स्थलों से प्राप्त सामग्री का काल जो है लगभग कितना बताया, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अन्य स्रोतों के आधार पर ऋग्वैदिक सभ्यता के निर्धारण काल में मेल खाता है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड के साथ लोहे के उपकरण भी हमको प्राप्त हुए हैं। इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, जैसे लोहा मिला तो हमने पता लगा लिया कि हाँ उस समय लोहे का ज्ञान हो चुका था। जैसे उस समय हमको जो है इतना चीज़ें मिली। अब जैसे कि कोई पत्थर मिला, कोई शिलालेख मिला, कुछ भी मिला हमको, कोई जो है धातु मिली, तो उसका हम कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उसके आयु के बारे में पता लगा लेते हैं। तो आयु जब उसकी हमको पता चल जाती है तो हम पता लगा सकते हैं हाँ कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो है अब अभी तक आपने समझा क्या, जो है पुरातात्विक स्रोतों को समझा, अभिलेखों को समझा, स्मारक मुद्राओं के बारे में समझा। अब थोड़ा सा साहित्यिक स्रोतों के बारे में आप लोग जान लीजिए। साहित्यिक स्रोत क्या है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए? पहला क्या है, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है? वेदों में सबसे प्राचीन जो है कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न भी बन सकता है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ओके, जिसमें हमें ऋग्वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद से ही मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर जो है वैदिक समाज की जो है जानकारी मिलती है। उत्तर माने होता है बाद में, और जो वैदिक काल के बाद का जो समय है उसी को हम उत्तर जो है वैदिक समाज बोलते हैं। क्या? उत्तर वैदिक समाज उसी को बोलेंगे जो कि बाद वाला होगा, अर्थात जो बाद में होता है उसी को उत्तर बोलते हैं। तो जो वैदिक काल के बाद का समाज है उसके बारे में हमको अन्य तीनों वेदों से जानकारी मिलती है, जबकि ऋग्वेद से हमको जो है ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इन चारों वेदों की सहायता से हम लगभग 900 वर्षों अर्थात 1500 ईस्वी से लेकर के, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का इतिहास जान पाते हैं। ईसा पूर्व माने होता है कि जैसे जो ईसा मसीह है ना, उनके जन्म से पहले का जो समय काल है उसी को ईसा पूर्व कहते हैं, और उनके जन्म के बाद के साल को हम ईस्वी कहते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म 0 जो है ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद में जो है उन्हीं के जन्म के स्थान से शुरू हुआ, तो उसके आगे को हम ईस्वी कहते हैं। तो अर्थात आज 2000 क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, 2022 लग गया, अब 2022 जो चल रहा है, तो ईसा मसीह को पैदा हुए कितने दिन हो गए भाई? 2022 साल हो गए। ठीक, और इससे पहले जो है ये जो सारे काल थे, तो यहाँ पर देखेंगे जो है तो इतिहास उसी से हम जानते हैं और ये चीज़ें होती हैं। आगे समझते हैं हम। तो ईसा पूर्व के बारे में आपने जान लिया, आगे समझो। इन ग्रंथों से जो है आर्यों की उत्पत्ति, उनके मूल निवास स्थान, उनके द्वारा जो है विस्तार या फैलाव, उनकी जो है आर्यों की जो राजनीतिक संरचना थी, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप थे लोगों के, धार्मिक दृष्टिकोण उनका कैसा था, और सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी भी हमको मिल जाती है। किससे? वैदिक समाज, मतलब चारों वेदों से। अगर वेदों को हम पढ़ें तो हमें उसके मतलब वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जो है क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक उपलब्धि और राजनीतिक संरचना, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र भी मिलता है, जब आर्यों ने जो है अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था, तो उसके चित्र भी जो है यहाँ पर मिलते हैं। किसमें? जो है अथर्ववेद में हमको प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या है? तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही क्या, कौन से सूत्र, मतलब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही जो है वैदिक साहित्य, सूत्र साहित्य, ये सब साहित्य होते हैं। तो सूत्र साहित्य में देखें क्या है, वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य का जो है काल जो है वो आता है, मतलब समय, काल माने होता है समय। तो वैदिक साहित्य के बाद में सूत्र साहित्य का समय आता है, और ये सूत्र इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें मतलब इसमें सूत्रों के रूप में लेखक अपनी बात अभिव्यक्त करता है, और सूत्र साहित्य की सहायता से वैदिक मतलब वैदिकोत्तर मतलब वैदिक काल के बाद का जो जीवन है उस पर प्रकाश डालता है और पढ़ता भी है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग जो थे वो 6 थे। वेदांगों की संख्या कितनी भाई? 6 है। कौन कौन से हैं? शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। ये जो है कितने प्रकार के? 7 प्रकार के, आप सॉरी 6 प्रकार के आपके कौन है? वेदांग हैं। तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए 6 प्रकार के जो एक प्रकार से अंग बनाए गए, किसके? वेदों के। तो 6 वेदांग वही फेमस है। ओके, तो वेदों को पढ़ने के लिए बनाए, चूँकि वेद जो पढ़ना एक प्रकार से कठिन काम है अपने आप में, तो उनको सही तरीके से पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। आगे वैदिक स्वरों का युद्ध उच्चारण करते समय शिक्षा शास्त्र का निर्माण किया गया।
वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो कल्प सूत्र क्या है? ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के कितने भाग होते हैं भाई? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कल्प सूत्र के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। किसके? कल्प सूत्र के। पहला कौन सा होता है? स्रोत सूत्र। दूसरा कौन सा होता है? गृह सूत्र। तीसरा कौन सा होता है? धर्म सूत्र। ओके, तो स्रोत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। गृह सूत्रों में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का जो है विवेचन होगा। और जो धर्म सूत्र है उसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिला करता है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई इतनी। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया विस्तार से। तो ये जो है ये चीज़ें कल्प सूत्र के बारे में आपके समझ में आ गई बातें। अब आगे समझते हैं। आगे देखते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्यों से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या जानकारी मिलती है यहाँ पर देखेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मौर्योत्तर काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यद्यपि इसकी मूल कथा की रचना वाल्मीकि ने की, तथापि बाद में इसका निरंतर विस्तार होता रहा। इसका अंतिम रूप से संकलन 12वीं शताब्दी में किया गया। जो है यद्यपि इस कथा की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तथापि इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया है। इस मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर व्यापक प्रभाव भी डाला गया है। और इससे बहुत ज़्यादा जानकारी हमको रामायण महाभारत अगर पढ़ें तो उस समय के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी समाजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, महाभारत जो है दूसरा प्रमुख महाकाव्य है। और महाभारत जो दूसरा महाकाव्य है जिसके बारे में कि जिसको पढ़ने से हमको उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो है चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसकी रचना, महाभारत की रचना किसने करी थी? वेद व्यास ने करी थी। किसने? महर्षि वेद व्यास ने की। और इसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया। कब? 400 ईस्वी में किया गया। यद्यपि मूल कथा ऐतिहासिक है, तथापि इसमें निरंतर विस्तार किया जाता रहा है। और विभिन्न स्वतंत्र कथाओं को एक दूसरे से जोड़ करके महाकाव्य का रूप दे दिया गया है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है जो आपका महाभारत महाकाव्य है, तो महाभारत से पहले क्या नाम था इसका? तो महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और बाद में चल कर के जो है यही नाम बदल जाता है और भारत हो गया। और कि भारत को प्रारंभिक जीवन में महाभारत को महाभारत का नाम क्या था? जय संहिता कहा जाता था। और बाद में चल करके इसका नाम बदल करके भारत हो गया, क्योंकि इसमें भारत वंशों की कथा कही गई थी। भारत वंशों के बारे में यहाँ पर बताया गया था। जो भारत वंश जो शकुंतला और जो है उनके पुत्र थे, जो है आपने देखा होगा, एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी कि शेर के दांत उन्होंने तोड़ दिए थे। तो वो भारत जो राजा थे उन्हीं के नाम पर जो है ये लोग उन्हीं के वंश के थे, भरत वंश के। तो क्योंकि इसमें भरत वंशों की कथा जो है थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? भारत कहा गया। और यही जो है भारत जो था वो अंततः महाभारत के रूप में हमारे सामने आया। लगातार इसमें परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, चूँकि इसमें भारत वंशों की कथा थी इसीलिए इसका नाम भारत रखा गया। और चूँकि ये कथा बड़ी लंबी थी, सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इसीलिए इसको महाभारत के नाम से बाद में हम लोग जानते हैं। और आज जो है अर्थश्री महाभारत कथा के नाम से ये फेमस हो गया। महाभारत हो गया। ठीक है, तो महाभारत के बारे में आपने जान लिया कि महाभारत से भी उस समय के राजनीतिक दशाओं के बारे में, उस समय की कूटनीति के बारे में। विदुर जो है महाभारत काल के ही हैं। विदुर नीति आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो विदुर जो थे उसी समय के थे। तो कहीं ना कहीं पे उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है कि उस समय के लोगों के का माइंडसेट कैसा था, उस समय क्या क्या चीज़ चल रही थी। तो इतिहास जानने के स्रोतों में महाभारत, रामायण इनका नाम आगे आता है। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्रों के नाम आते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। और साहित्यिक स्रोतों में आप देखेंगे तो वैदिक साहित्य में देखेंगे तो चारों वेद आपके हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेद। और वहीं बात की जाए पुरातात्विक स्रोत में तो अभिलेख हो गए, आपके स्मारक हो गई, मुद्राएं हो गई, इन सभी से हमको बारे जानकारी मिलती है। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य कुछ भी मिले हैं हमको, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में भी हमको जानकारी से खुदाई के माध्यम से हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो उन साक्ष्यों के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। अब कल के वीडियो में वैसे आपको बता दूं साहित्यिक स्रोतों में और भी तमाम सारी चीज़ें हैं,
जैसे कि साहित्यिक स्रोतों में महाभारत वगैरह के बारे में। महाभारत जो है, महाभारत सार रूप में चचेरे भाइयों के दो समूह कौरवों और पांडवों के जो है आपसी झगड़े की कहानी है, जो बताती है कि राजसत्ता स्वजनों के प्राण से भी अधिक प्यारी होती है। यद्यपि धृतराष्ट्र द्वारा छोड़े गए राज्य के उत्तराधिकारी पांडव थे, फलतः कौरवों और कृष्ण संबंधी पांडवों के बीच लंबी बंधुघाती लड़ाई हुई। अंत में कौरवों को हरा करके पांडव विजयी होते हैं। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? लगभग तो 18 दिनों तक मतलब कि महाभारत का युद्ध चलता रहा है। तो अब जैसे कल्पसूत्र के 4 भाग हमने आपको बताए, 3 भाग बताए थे ना कल्पसूत्र के, वैसे 4 एक और होता है आपका, वो अलग चीज़ें हैं, मैं किसी दिन चर्चा कर लूँगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। उपवेद होते हैं, जैसे कुछ उपवेद भी बनाए गए, जैसे कि कौन से, जैसे आयुर्वेद हो गया, तो आयुर्वेद जो चिकित्सा संबंधित है ये भी एक प्रकार से वेद, तो ये उपवेद है, ठीक। एक जैसे धनुर्वेद हो गया, इससे भी हमको जानकारी मिलती है, तो धनुर्वेद को युद्ध कला मतलब कहते हैं, युद्ध कला वेद के बारे में। गंधर्व वेद यानी संगीत कला, शिल्प वेद यानी वास्तु कला, ठीक। षट दर्शन यानी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आपसे पूछे षट दर्शन क्या है, तो षट दर्शन क्या है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पहला देखिए न्याय, ये पहला न्याय है, मतलब पहला दर्शन कौन सा है? न्याय। दूसरा दर्शन कौन सा है? वैशेषिक। तीसरा दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। चौथा कौन सा है? योग दर्शन। पांचवा कौन सा है? पूर्व मीमांसा दर्शन। और छठवां कौन सा है आपका? उत्तर मीमांसा। तो षट दर्शन जो है यही होते हैं। ये सब, इनके सब के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया, जादू मंत्र चिकित्सा इन सभी के बारे में हमको पता चलता है, उसके बारे में, ठीक। और इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे जो है वैदिक साहित्य में, तो इसमें क्या होता था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद हैं, उसमें वैदिक संहिता एवं श्रुति। ऋग्वेद जो है वो मंत्र प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जादू मंत्र चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सामवेद सबसे प्रमुख है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में जो है तथा बाद के जो है वेदों तथा अन्य साहित्य की रचना 1000 जो है से 500 ईसा पूर्व के समय में जो है कुरु पांचाल के क्षेत्र में मानी जाती हुई वेदों की टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ जो है आए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय हो गए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से भी हमको जो है जानकारी मिलती है उस समय के तत्कालिक जो है इतिहास के बारे में। यहाँ पर हमने आपको बता दिया इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में, जो है साहित्यिक स्रोत और जो है इतिहास पुरातात्विक स्रोत। तो इसके बारे में हो गया आपका। तो चाहे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे क्या, चाहे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो भी आप बड़े आसानी से लिख दीजिएगा। चाहे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। चाहे आपसे पूछे कि जो है भारतीय प्राचीन संस्कृति के ऐतिहासिक मतलब कि पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताएं, तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा एग्जाम में तो आप बड़े आसानी से बता लेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी का।